वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर। ये हमारे पास आ गई टोटल 3 इक्वेशन। ये तीनों इक्वेशन आपको लर्न रखनी है, ठीक है। और उसके साथ में कुछ और पॉइंट नोट करवा रहा हूं यहां पर, वो भी ध्यान रखने आपको। वो कौन कौन से? एक तो ये ध्यान रखना, पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि व्हेन ए ऑब्जेक्ट इज थ्रोन या थ्रो, ऊपर की तरफ फेंका गया अभी, वर्टिकली मीन्स ऊपर की तरफ, वर्टिकली अपवर्ड। जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका जाता है तब आपको ध्यान रखना है कि v की वैल्यू तो रहेगी जीरो। ये बात में दिक्कत ना, इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ। v की वैल्यू रखनी है जीरो और g की वैल्यू रखनी है आपको माइनस के अंदर 9.8 मीटर सेकेंड माइनस 2, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, व्हेन ए ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड, गिराया जाता है ऊपर से, ड्रॉप्ड फ्रीली, फेंकना नहीं है, उसको गिराना है ऊपर से, फ्रीली फ्रॉम ए हाइट, किसी हाइट से नीचे की तरफ गिराया जाता है, तब क्या ध्यान रखना आपको, इस कंडीशन में आपको u की वैल्यू तो रखनी है जीरो, ठीक है, और g की वैल्यू आपको रखनी है यहां पर प्लस के अंदर 9.8 मीटर सेकेंड माइनस 2। आया समझ में यहां तक? यस सर। यस सर। यस सर। और एक चीज और मैं नोट कर दे रहा हूं यहां पर थर्ड पॉइंट के अंदर, वैसे भी इससे रिलेटिव नहीं है, वैसे मैं बता ही रहा हूं बीच में आ गया तो, कि g होता है वो बिकम, ये कोई छोटा क्वेश्चन आ जाए तब ध्यान रखना है, g बिकम्स ग्रेटर एट दी पोल्स, यानी जी की वैल्यू है वो पोल्स के ऊपर क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, देन इक्वेटर, इक्वेटर है उससे ज्यादा इसकी वैल्यू होती है पोल्स के ऊपर। ये थोड़ा सा एक पॉइंट वैसे क्वेश्चन आ जाता है तो ध्यान रखना, ठीक है, कि जी की वैल्यू कहां पर ज्यादा होती है तो आपको ध्यान रखना है पोल्स के ऊपर ज्यादा होती है, कहां कम होती है तो इक्वेटर पे कम होती है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। समझ नो आ गया सर। बस अभी तो आज के लिए मैं इतना ही करवा रहा हूं। कल ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं और हम इसी के बेसिस पे कुछ सम करके देखेंगे। जितना मैंने करवाया ये टॉपिक आप ध्यान रखोगे अच्छे से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हैव ए गुड डे। और शाम को आप अपना रिजल्ट भी चेक कर लेना, शाम को रिजल्ट आ जाएगा आपका, ठीक है। ओके, बाय ऑल ऑफ यू। सेम टू यू सर। एक तो यहां पर मैं आपको करवा रहा हूं सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, व्हेन ए बॉडी undergoes circular motion, it experience a force या it feel a force that act towards the center, ऑफ द सर्कल। इसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे आपने क्या किया, एक रस्सी से एक पत्थर को बांधा, और इसको ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, तो ये क्या करेगा, जो ये पत्थर है ये सेंटर की तरफ एक फोर्स को फील करेगा, ठीक है। मैंने ए बॉडी अंडरगो सर्कुलर मोशन, ये सर्कुलर मोशन के अंदर बॉडी मूव कर रही है, तो ये क्या करती है, एक फोर्स को फील करती है जो किस तरफ लग रहा है, सेंटर की तरफ लग रहा है, उसी को बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। यही फोर्स लगता है जब हम दूध, जो दही है उसको, उसे मक्खन प्राप्त करते हैं, तो मशीन जो चलाते हैं उसके अंदर जो फोर्स लगता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स ही लगता है। आया समझ में? हाँ जी स्टूडेंट्स, पता चला सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? यस सर। तो ये यस सर। यस सर। ऑब्जेक्ट के यस सेंटर की सर। तरफ जो फोर्स यस लगेगा, सर। आप रस्सी मान लो उसको घुमाना शुरू कर दो तो वो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है उसके। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम, वेट और मास में क्या डिफरेंस है। व्हाट आर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास।
तो वेट क्या है, वेट की हम डेफिनेशन दे सकते हैं यहां पर। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर। अगर किसी प्लेनेट का ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है या उसका साइज ज्यादा है तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज्यादा होगा, और उस प्लेनेट के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट का वेट भी ज्यादा रहेगा। तो वेट क्या है वैसे मैं बता देता हूं यहां पर। वेट इज नथिंग, वैसे तो बात करें तो वेट कुछ भी नहीं है। वेट इज नथिंग बट ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, force of attraction of the earth on an object is called weight। वेट वैसे तो कुछ नहीं है, बट हम बात करें कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है अर्थ का वही क्या होता है, वेट होता है। तो दूसरा हम ये भी दे सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन या ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन इज नॉन एज वेट। दूसरा हम डिफाइन ये भी कर सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इज कॉल्ड वेट। नीचे हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू एम इंटू में जी। ठीक है। सेकंड, उसके अलावा थर्ड पॉइंट आप ये दे सकते हो, द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी जीरो। यानी किसी ऑब्जेक्ट का वेट जीरो हो सकता है। वो मैंने बताया था कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कहीं पर नहीं है तो उस ऑब्जेक्ट का वेट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये एक दो पॉइंट है, ये ध्यान रखना। उसके अलावा लेते हैं मास का। मास क्या है, अब मास क्या होता है, जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं किसी ऑब्जेक्ट के अंदर वो उसका मास होता है। ठीक है। वेट तो लगातार चेंज होता रहता है, ये पॉइंट मैं और दे देता हूं। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट कीप्स चेंजिंग। किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो तो लगातार चेंज होता रहता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, कीप चेंजिंग एज द वैल्यू ऑफ जी, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन चेंजेस। यानी जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो वेट भी चेंज हो जाएगा। बट मास के अंदर ऐसा नहीं होता, मास हमेशा सेम ही रहता है। द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। यानी मास क्या होता है कि जितने पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो कोई चीज जिस चीज से बनी हुई है तो उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं है। हमारी बॉडी जैसे बनी हुई है, हम कहीं पर भी चले जाएं हमारा मास सेम ही रहेगा। सेकंड, इट विल रिमेन सेम। ये हमेशा क्या रहता है, एक समान। अब इसको हम शॉर्टली लिख सकते हैं, इट मीन्स इट विल रिमेन कांस्टेंट। कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब स्थिर, कोई चेंजिंग नहीं। कांस्टेंट थ्रू आउट द यूनिवर्स या वर्ल्ड, पूरे संसार के अंदर ये क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो अगर डिफरेंस आ जाए दोनों के अंदर तो आप ये लिख सकते हो। आया समझ में? कोई डाउट यहां पर? हाँ जी स्टूडेंट्स, कोई डाउट? आवाज आ रही है ना मेरी सभी को? यस सर। तो यस और नो में जवाब दीजिए ना। एक पॉइंट और दे देता हूं मैं यहां पर, एक लास्ट क्वेश्चन और करवा देता हूं यहां पर। इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इस लॉ की इंपॉर्टेंस क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन।
यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। इस लॉ की इंपोर्टेंस क्या है? नंबर 1 पॉइंट, इट बाइंड अस, ये हमें बांध के रखता है। इट बाइंड अस टू दी अर्थ, ये हमें अर्थ के साथ बांध के रखता है। पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना। सेकंड, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, यानी कि अर्थ के चारों तरफ जो मून रिवॉल्विंग कर रहा है वो भी किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऐसा हो। थर्ड पॉइंट, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ प्लेनेट। अब जो प्लेनेट है वो रिवॉल्विंग करते हैं, प्लेनेट्स अराउंड द सन, तो वो भी इसी की वजह से, अराउंड द सन। उसके अलावा फोर्थ पॉइंट, ग्रेविटेशनल फोर्स या इट इज, या हम ये पॉइंट देते हैं कि जो टाइड वगैरह आते हैं समुद्र के अंदर, पानी का लेवल ऊपर उठ जाता है। 24 आवर्स के अंदर ऐसा 2 बार होता है जिसके अंदर पानी का लेवल ऊपर उठता है, तो वो भी इसी की वजह से। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून causes tides in the sea, यानी समुद्र के अंदर जो टाइड्स आते हैं वो भी इसी की वजह से। तो ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इंपोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ है ये क्या क्या करता है तो यहां पर बताया गया। समझ में आया हुआ ये पॉइंट्स? यस सर। Yes, sir. यस ओके। यस सर। अब नेक्स्ट मैं आपको यहां पर बता रहा हूं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करना, जी को निकालना मैथमेटिकली हम कैसे निकालेंगे। तो वो पॉइंट है हमारे पास, यहां पर पॉइंट है हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मीन्स उसको व्यक्त करना फॉर जी, यानी कि जी है, इसको मैथमेटिकली हम कैसे एक्सप्रेस करें। तो पहले हम यहां से ले लेते हैं फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अच्छे से समझना भी इसको। सेकंड लॉ ऑफ मोशन का जो सेकंड नियम है वो क्या है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। यानी कि सेकंड लॉ के अंदर बताया गया है कि फोर्स क्या है? प्रोडक्ट होता है मास और एक्सीलरेशन का। ठीक है, यानी कि हम लिख सकते हैं कि एफ है वो इक्वल होता है किसके? एम इंटू में ए के। ठीक है, अब हम बात करें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल हो रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल होता है तो हम इसमें देंगे फॉर फ्री फॉल, ये ऑब्जेक्ट है वो फ्री फॉल हो रहा है, फॉर फ्री फॉल। अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल हो रहा है तो हम क्या करेंगे, जो ए है उसको रिप्लेस कर देंगे जी के अंदर। ठीक है, ए को हम रिप्लेस कर देंगे किसके अंदर? जी के अंदर। फॉर फ्री फॉल एक्सीलरेशन इज रिप्लेस्ड बाय जी। एक्सीलरेशन को रिप्लेस कर दिया हम जी के अंदर, तो फोर्स क्या हो जाएगा? तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा एम इंटू में जी। ये हमने 1 नंबर इक्वेशन बना दी यहां पर। यहां तक समझ में आया सभी के? यस सर। यस सर। ओके, अब हम लेते हैं बाय यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन।
अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है जो हम पहले करके आए थे कि एफ होता है वो इक्वल होता है किसके, यानी यूनिवर्सल लॉ क्या था कि एफ इज इक्वल टू होता है जी m1 इंटू में m2 अपोन में हमने यहां पर लिया था डी की स्केयर या आर की स्केयर, डी स्केयर ले लो या आर स्केयर ले लो। ये हो गया हमारे पास 2 नंबर इक्वेशन। आया समझ में यहां तक? यस सर। अब हम लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, अब दोनों इक्वेशन से हमें क्या प्राप्त हुआ कि एक में तो कह रहा है कि एफ इक्वल है किसके, m इंटू जी, तो इस एफ की जगह हमने ये ले लिया। ठीक है, तो मैंने यहां लिख दिया m इंटू में जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट m1 इंटू में m2 अपोन में डी स्क्वायर। आया समझ में यहां तक? बट Yes, sir. Yes, sir. यस इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ एक बार, थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है यहाँ पर, थोड़ी मिस्टेक ये ले ली हमने यहाँ पर, ये कटेगा नहीं तो मैं यहाँ पर m को थोड़ा सा एक बार चेंज कर रहा हूँ। ये m कैपिटल में ले रहा हूँ एक में, और एक m स्मॉल में ले रहा हूँ, और डी स्केयर, ताकि कटे तब दिक्कत ना आए यहाँ पर। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, अब इस f की जगह मैंने ये पुटअप किया था m इंटू में g इज इक्वल टू जी का जीरा, एक कैपिटल M ले लिया, एक स्मॉल m है हमारे पास, और डी स्केयर। अब क्या हुआ, हम यहाँ देखें कि ये m इसके अपोन में आएगा यहाँ पर, जैसे ये m अपोन में आता है तो स्मॉल m को कट कर देगा, यहाँ से कर देगा नहीं कर देगा, इस m ने इस m को कट कर दिया, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, g इज इक्वल टू जी कैपिटल M अपोन में डी स्केयर। आया समझ में भी? Yes, sir. यस सर। तो ये हमारे पास इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि m क्या है और कैपिटल M क्या है, g क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख सकते हो वेयर m इज द मास ऑफ अर्थ, m यहाँ पर क्या है, अर्थ का मास है, एंड d इज द डिस्टेंस between the object and the earth। d क्या है, ऑब्जेक्ट की और अर्थ के बीच की डिस्टेंस है। अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के पास में ही है तो जो d की वैल्यू है वो अर्थ की रेडियस के इक्वल ही रहेगी, ये चीज ध्यान रखना है आपको। मैं ये पॉइंट डाल भी देता हूं यहां पर, फॉर ऑब्जेक्ट नियर और ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, या तो ऑब्जेक्ट क्या है, अर्थ के नजदीक है या अर्थ की सरफेस के ऊपर ही है, सरफेस ऑफ द अर्थ डिस्टेंस, यानी कि d जो है इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ। तो जो d की वैल्यू है वो उतनी होगी जितनी अर्थ की रेडियस होगी, यानी कि हम फिर इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि g है वो इक्वल होगा g कैपिटल M और r की स्केयर। आया समझ में यहां तक? Yes, sir. यस सर। तो ये इस प्रकार से आपको ये फॉर्मूले ध्यान रखने, जब भी कभी आपको g की वैल्यू को एक्सप्रेशन करना आ जाए स्मॉल g को, तो आप इस प्रकार से इसको एक्सप्रेस कर सकते हो। याद रह जाएगा? याद रह जाएगा भी सभी को? यस Yes, sir. एक लास्ट क्वेश्चन और करवा देता हूँ इस चैप्टर का। एक ये क्वेश्चन है हमारे पास, कई बार ये आ जाता है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और एक तरफ हमने ले लिया ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा?
तो यहाँ मैं पॉइंट्स नोट कर रहा हूँ, आप ध्यान रखना है। नंबर 1, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू होती है, अभी देखो एक वैल्यू लिख दो आप इसके अंदर, इट्स वैल्यू इज 6.67 इंटू में 10 की पावर -11, ये वैल्यू होती है इसकी। और इसकी ऐसा यूनिट जो लिखते हैं वो लिखते हैं हम न्यूटन मीटर स्क्वायर ऑब्लिक लगा के किलोग्राम की स्क्वायर, ये इसकी एसआई यूनिट है। इसके अंदर पहला पॉइंट आप लिख सकते हो, इट्स वैल्यू इज, ये तो याद ही होगी सभी को, इट्स वैल्यू इज 9.8 मीटर सेकेंड -2। सेकेंड पॉइंट, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। दो क्वांटिटी होती है, एक स्केलर होती है और एक वेक्टर होती है। ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर सिर्फ डायरेक्शन मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, उसको बोलते हैं स्केलर, और जिसमें दोनों चीज होती है उसको बोलते हैं वेक्टर। तो नेक्स्ट है हमारे पास, इसके अंदर क्या है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। थर्ड पॉइंट आप दे सकते हो इसमें, इसकी वैल्यू है जी की वैल्यू, वो हमेशा एक समान ही रहती है, इट्स वैल्यू रिमेन कांस्टेंट, इट्स वैल्यू रिमेन कांस्टेंट, कोई चेंज नहीं होता इसकी वैल्यू में, और इसकी वैल्यू बदलती रहती है।